हेलो बच्चा, कैसे हैं? एकदम झक्कास एग्जाम आप अच्छे से फोड़ रहे हो। उम्मीद है बहुत अच्छे से फोड़ रहे होंगे। ठीक है, पेपर का अभी अगर आप 30 जैन का मॉर्निंग शिफ्ट का अगर बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा पेपर का फिजिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाई गई थी। ऐसा इतना भी नहीं कह सकते कि बोल, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसको जो है ना थोड़ा सा टाइम लग रहा था उसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो अगर आप कूल होके सॉल्व कर रहे हैं, मस्त होके सॉल्व कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं ले रहे हैं, मतलब जल्दीबाजी के चक्कर में आप गलत नहीं कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छा करने वाले हो। ठीक है, आपको पेशेंस के साथ रखना है, तुक्केबाजी नहीं करना है ना। बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे रहते हैं उसमें कि जिसको आप सॉल्व करके आसानी से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं ना। जल्दीबाजी के चक्कर में, गलती करने के चक्कर में जो आपने सॉल्व किया उसको भी आप निगेटिव करवा लेते हैं और फिर जाके सब चीज़ है ना गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो आपको होशो हवास में रहना है और पूरा होशो हवास में रह के पेपर को अटेम्प्ट लेना है। ठीक है, तो चलिए मैं 30th जैन का जो इवनिंग वाला शिफ्ट है उसका पेपर का एनालिसिस करके मैं बताता हूँ कि भाई क्या क्या इसमें पूछा है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ आपको यहाँ से सीख के जाना है कि आगे फर्दर आप जो है इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो जिसका भी आपको फर्स्ट फेब, अब तो फर्स्ट फेब का ही सिर्फ बाकी रहा है ना। 31 जन का भी, जब तक मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ 31 जन का एक शिफ्ट तो हो चुका है। ठीक है, एक शिफ्ट और बाकी है, तो उसमें यदि आप जा रहे हैं, ठीक है, 31 जन का जो इवनिंग वाला शिफ्ट है इसको देख के जाइए। ठीक है, पेपर का थोड़ा सा आया है ना फॉर्मूला, आप तो देख के जाओ उसको। ठीक है, बहुत अच्छा करने वाला हो। ठीक है, अब तो मैं बोलता हूँ कि आप पूरा जो है ना, जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उस टाइम सिर्फ पेपर के बारे में सोचें, इधर उधर कुछ नहीं सोचें। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा सीधा छोड़ के उसके आगे बढ़ो, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, है ना। बिलीव मी, है ना, आप बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ के बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन आपके हाथ में नहीं है, अगर पेपर टफ आ रहे हैं तो फिर जाके उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा, आपका बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, जितना हो सकते हैं उतना ही आप अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन तुक्केबाजी मत कीजिए, है ना। तुक्केबाजी नहीं करना, अगर तुक्केबाजी करते फिर जाकर गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का जो है ना ये कार्यक्रम आपके सामने। तो चलिए, वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम। अच्छा, पहला क्वेश्चन इसमें ये बोल रहा है कि आपको ब्लॉक है, मास 1 kg इज ascended on a inclined plane of distance 10 meters shown in diagram with the help of force 10 Newton along the friction incline. Find the work done against the friction force. ये खिंचा जा रहा है, इसका मतलब वर्क डन फ्रिक्शन फोर्स का तो आसान है ना। फिर खींच रहा है तो अपने को क्या लिखते हैं? वर्क डन तो आप सिंपल से लिखते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू भैया डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या लग रहा होगा इस पे? नॉर्मल इधर की ओर लग रहा है, हो गए। फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लग रहा होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर लग रहा है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे फ्रिक्शन फोर्स लिखते हैं एफ एस की वैल्यू म्यू एम जी। हो गया, म्यू का वैल्यू अपने को दिया है क्या? नहीं, ठीक है। अच्छा, ये इधर की ओर खींचा जा रहा है, इसका मतलब ये, हाँ, म्यू का वैल्यू अपने को पता है कि ये 0.1 और जी का वैल्यू, एम का वैल्यू 1, जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। यहाँ से आप पुट कर दीजिए वैल्यू, कितना आ जाएगा इसका? यहाँ से 1 और आपको 10 मीटर इधर खींचना है तो बस 10 जूल आ जाएगा इसका आंसर। खत्म, एक ही बार में, है ना। म्यू एम जी इंटू एस कर देना। तो फ्रिक्शन का जो ये वर्क आ चुका होगा। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या बोला? फोर्स 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द 3 ब्लॉक सिस्टम एज शोन इन फिगर, फाइंड द 2 टेंशन T1 एंड T2 दोनों फाइंड करना। तो अपने को पता है कि ये टेंशन एक इंटरनल फोर्स है, तो आप एक्सेलरेशन की वैल्यू चुटकियों में निकाल सकते हो। कैसे? रेड वाला ले लेता हूँ यहाँ से ना। टेंशन की एक्सेलरेशन वैल्यू चुटकियों में निकाल सकते हैं। नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास कितना? 5 3 8 तो 10 10, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये झूम रहा होगा, आगे की ओर जा रहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, इसमें टेंशन T1 की वैल्यू अपन लिख सकते हैं। T1 की वैल्यू क्या लिखें? ये भी, ये 1 से जा रहा है तो ये भी तो ब्लॉक 1 से जा रहे होंगे, तो इसका मतलब m इंटू ए, 2 इंटू 1 मतलब 2 न्यूटन, 2 न्यूटन। अब इसमें देख लो, इसमें क्या लिखेंगे? ये भी तो 1 से जा रहा होगा, 3 kg वाला भाई साहब, तो क्या लिखेंगे यहाँ से? T2 माइनस ऑफ T1 इक्वल्स टू 3a, बस हो गया। T2 3 प्लस T1 की वैल्यू कितना आया? यहाँ से T1 की वैल्यू 2 आया, 2 मतलब ये 5 आ चुका है। तो कितना आ चुका है? एक तो T1 तो 2 आ गया है, T2 5 आ गया। 2 और 5 आंसर होना चाहिए, 2 एंड 5 फर्स्ट ऑप्शन, खत्म, खल्लास। ये तो आसान है यार, तो आसान है। कि इसमें क्या बोला? इसमें आपको ये बोल रहा है कि स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 एंड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन द फोटो। अच्छा, ये अपने पास एक काइनेटिक एनर्जी ऐसा लिखते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस ऑफ फाई नॉट। तो ये इसकी वैल्यू अपन ऐसे लिखें अगर एच इंटू वी एस स्टॉपिंग पोटेंशियल, एच ये न्यू है, न्यू एच न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय ये फाई नॉट। तो वी एस की वैल्यू क्या लिखें अपना? एच डिवाइड बाय, एच से एच तो कैंसिल हो चुका होगा अपने पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे
क्या है, किसका किसका ग्राफ पूछा है, स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एस। अच्छा यहाँ पे अपन ई लिखते हैं ना, ई इंटू वी एस। एक जरा सा मिस्टेक हो चुका है देवी और सज्जनों, तो जरा आप ध्यान दीजिए, ई। अच्छा स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब कि वो निगेटिव पोटेंशियल है जिस निगेटिव पोटेंशियल पे जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी है वो एनोड के पास जाने से मना कर दे, मेरे को नहीं जाना है, तो उसको अपना बोलते हैं स्टॉपिंग। तो वो फास्टेस्ट काइनेटिक एनर्जी, मान लो वी एस आपने फेंका उस इलेक्ट्रॉन की, ई इंटू वी एस उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। इतना लिख दिया। अब क्या लिखे, एच डिवाइड बाई ई न्यू माइनस फाइव डिवाइड बाई ई फाइव। तो अब ये बोलता है कि वी एस वर्सेज, ये रहा अपना वी एस, सीधा तो कभी बन जाए यार। ये अपने पास क्या है, न्यू। आपके पास देखो यही तो स्लोप है, एच डिवाइड बाई ई, एच डिवाइड बाई ई, बस खत्म। ठीक है। आइस ऑफ टेम्परेचर माइनस 10 डिग्री सेल्सियस कन्वर्टेड टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, द कर्व प्लॉटेड बिटवीन द टेम्परेचर टी टाइम एंड द बीइंग हीटेड बाय कांस्टेंट पावर सोर्स। ठीक है। अच्छा इसको माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, तो माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, तो पहले इसका टेम्परेचर रेज होगा, टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होएगा। कहाँ तक जाएगा ये, 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस ये आइस में, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस आइस में जाएगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस आइस में। फिर 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे टी का वैल्यू फेज चेंज करेगा, कहाँ पे, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में जाएंगे, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। अब 0 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पे टी तो कांस्टेंट रहेगा, है ना, यहाँ पे फिर जाके 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में जाएंगे, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में यहाँ पे टी का वैल्यू फिर जाके इंक्रीज होगा। फिर यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से किस में जाएंगे, वो स्टीम में जाएंगे, यहाँ पर भी फिर जाके टी का वैल्यू कांस्टेंट। अब देखो पहले टी इंक्रीज होना चाहिए, पहले टी इंक्रीज हो रहा है, हाँ सब में टी इंक्रीज हो रहा है, फिर बाद में टी का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए, पहले इंक्रीज फिर कांस्टेंट। तो यहाँ देखो इंक्रीज ही हो रहा है हमेशा, हाँ यहाँ पे इंक्रीज हुआ है कांस्टेंट है, इंक्रीज हुआ कांस्टेंट है, इंक्रीज हुआ कांस्टेंट है। फिर कांस्टेंट के बाद फिर से इंक्रीज होना चाहिए, कांस्टेंट के बाद फिर से यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट के बाद फिर से कांस्टेंट के बाद फिर से यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट के बाद फिर से यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे देखो फर्दर ये टेम्परेचर अपन बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तभी तो स्टीम में जाएगा, इसका मतलब ये तो टेम्परेचर तो फिर जाके डिक्रीज होगा नहीं, डिक्रीज होगा नहीं, इसका मतलब ये और ये में इसमें होना चाहिए। ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे तो इंक्रीज हुआ फिर कांस्टेंट है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट है, फिर जाके टी का वैल्यू शार्पली इस तरह से इंक्रीज नहीं होता, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है ना, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब शार्प इंक्रीज नहीं है टेम्परेचर, अचानक से इस पॉइंट पर आया खटाक से, है ना, ऐसा नहीं होगा। ये वाला आपका सही होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, हाँ ये आ गए। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, 2 particles are projected from a tower of height, two particles are projected from the tower of height of 400 meter, angle 45 degree 60 degree with the horizontal if they have same time of flight। टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू होता है अपने को, कैसा लिखता है टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u sin थीटा बाई जी, मतलब 2 इंटू यू वाई डिवाइड बाई जी लिखते हैं। यू वाई मतलब वर्टिकल वेलोसिटी है ना, जो उसको ऊपर लेके जाएगा फिर नीचे उतरेगा, वो वाला वेलोसिटी। इसका मतलब यहाँ से आप फेंक रहे हो, यहाँ से हॉरिजॉन्टल से एक को आपने जैसे v1 को फेंका है आपने कितना 45 डिग्री पे, और v2 को आपने फेंका है 60 डिग्री पे, v2 को फेंका आपने 60 डिग्री पे। तो इसके जो कंपोनेंट होंगे, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे बोला कि सेम है, सेम टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका मतलब ये यू वाई की वैल्यू भी सेम ही होनी चाहिए, तभी तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा। मतलब 2 तो सेम है, जी तो सेम कांस्टेंट है, इसका मतलब जो आपका वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो वैल्यू सेम होनी चाहिए। बस हो गया ना राजा जी। तो क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, जो वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी उसको बराबर कर दो, क्या है v1 cos ऑफ 45 डिग्री इक्वल्स टू v2 कॉस, नहीं कॉस तो इधर हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला हो जाएगा, अपने साइन वाला लेना पड़ेगा भैया। क्या करेंगे, साइन वाला कंपोनेंट को बराबर कर देते अपन, v1 साइन 45 डिग्री मतलब 1 डिवाइड बाई √2, v2 साइन 60 डिग्री √3/2। तो यहाँ से आपके पास ये कैंसिल हो चुका है, यहाँ पर √2 आ चुका है, तो आपको v1 डिवाइड बाई v2 की वैल्यू आ जाएगा अपने पास √3 डिवाइड बाई 2, √3 डिवाइड, फर्स्ट ऑप्शन खत्म। क्या था इसमें, है ना, थोड़ा सोचना था लेकिन, है ना, वो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। इन द गिवन सर्किट रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर इज 1 वोल्ट, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर इज, ठीक है,
अच्छा, इसकी 1 वोल्ट इसका रीडिंग है, वोल्ट मीटर को 1 वोल्ट रीडिंग। इसका मतलब ये दोनों वोल्ट मीटर और रेसिस्टेंस पैरेलल में, इसका मतलब इसके थ्रू तो करंट की वैल्यू आ चुका है अपने पास कितना, V इतना है, और 1 से डिवाइड कर दो, 1 डिवाइड बाई 100, 1 डिवाइड 100। इसका मतलब टोटल 5 वोल्ट इसको जोड़ के रखे हुए हैं। 1 वोल्ट ये ले लिया तो इसके पास कितना वोल्ट बचा होगा, इसके पास कितना वोल्ट बचा होगा, 4 वोल्ट, मतलब 4 डिवाइड बाई 200, 4 डिवाइड बाई 200, 4 डिवाइड बाई 200, यहाँ पे इतना करंट आ चुका है। इसका मतलब इधर से करंट 1/100 आ रहा है, इधर से करंट 4/100 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल यहाँ पे करंट कितना होना चाहिए, यहाँ से करंट कितना आ रहा होगा, यहाँ से करंट आ रहा होगा अपने पास, लेट से क्या मान लेते हैं, आई मान लो। इसका मतलब इस वाले जंक्शन पे नेट करंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए, I प्लस 1 डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई 200, 4 डिवाइड बाई 200। इसका मतलब I का वैल्यू आपके पास आ चुका है। इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 डिवाइड बाई 200, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब 2 डिवाइड बाई 200। इसका मतलब 1 डिवाइड बाई 200, 1 डिवाइड बाई 100, 1 डिवाइड बाई 100। इसका मतलब इससे जो करंट कितना आ रहा है, 1 डिवाइड बाई 100 आ रहा है, 1 डिवाइड बाई 100 आ रहा है, ठीक है। 1 डिवाइड बाई 100 वोल्टेज दिया, इसका कुछ रेसिस्टेंस R होगा, तो मतलब R इंटू आई का वैल्यू 1 डिवाइड बाई 100 इंटू क्या कर दिया, V का वैल्यू 1, यहाँ से भी R का वैल्यू क्या आ जाए, आप सॉल्व करोगे तो 1 ओम, और सॉरी 100 ओम, 100 ओम आ चुका है। ये ऑप्शन आ रहा है यार, जिसने ए लगाया होगा उसका तो बल्ले बल्ले है, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। सर्किट ये देखो डायोड से दिया गया आपको, है ना, लेकिन आइडियल डायोड नहीं है, इसके पास कुछ आपके पास वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, 0.7 और 0.3। इसका मतलब दोनों जो वोल्टेज 15 वोल्ट आपने लगाया उसमें 0.7 और 0.3 खा गया। इसका मतलब इस नेट रेसिस्टेंस से जो करंट दौड़ रहा होगा ये आई इक्वल्स टू, ये हो जा, आई इक्वल्स टू 14 अवेलेबल है, ये आपके पास 2500 और ये 1500, 2500 1500 4000, इसका मतलब 4000 रेसिस्टेंस है इसका, ठीक है। इतना करंट इससे दौड़ रहा, पूछा क्या आपने, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2.5 ओम रेसिस्टर्स, ठीक है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू ढूंढनी है। करंट तो सब सेम ही जा रहा होगा क्योंकि सीरीज में है, तो 2.5 मतलब 2500, R इंटू ये I से मल्टीप्लाई कर दो 4000, ये कितना आ चुका भाई 0, 5 टाइम्स में ये, 8 टाइम्स में ए, 4 7, कितना आ जाएगा 35 डिवाइड बाई 4, 35 डिवाइड बाई 4, 4 8 32, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। चलिए हो गया, क्या इतना मल्टीप्लाई नहीं करना, तो 4 से डिवाइड करेंगे 8 वाला तो ऑप्शन एक ही अपने पास, हो गया। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट सोर्स और इंसिडेंट ओरिजिन एट ओरिजिन, ठीक है। इट्स इंटेंसिटी एट डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम सोर्स इज I, द इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सोर्स विल बी, ठीक है। यहाँ से बोल रहा है कि इस वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी इसका I है, यहाँ पे सोर्स है आपके, तो इंटेंसिटी अपने को पता है कि ये होता है पावर डिवाइड बाई एरिया, सोर्स तो सेम ही है, पावर डिवाइड बाई एरिया, सिर्फ एरिया लिख लेते हैं चलो यहाँ पे। तो पावर डिवाइड एरिया को अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्फेरिकल एरिया हम चारों तरफ फैलाएगा तो मतलब 4πr², 4πr², 4π तो कांस्टेंट है, इसका मतलब इंटेंसिटी की डायरेक्ट अगर आप रिलेशन देखें तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपको ये बोल रहा है कि 1 डिवाइड बाई R², 1 डिवाइड बाई R², ठीक है। फर्स्ट केस में इंटेंसिटी आपको दिया गया I, ये लिख लेते हैं 1 डिवाइड बाई R²। दूसरा I डैश आपको कैलकुलेट करना है 1 डिवाइड बाई कितना डिस्टेंस पे, अच्छा यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख ही लो, 1 डिवाइड बाई 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो अपन ये I डैश डिवाइड बाई I कर लेते हैं, या I डिवाइड बाई डैश कर लो, I डिवाइड बाई डैश, ये कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 ऊपर चला गया है ना, 16 ऊपर चला गया, तो मतलब 16 डिवाइड बाई 1, यहाँ से आ गया आपके पास 4, तो I डैश की वैल्यू I डिवाइड बाई 4 आ जाना चाहिए, I डिवाइड बाई 4 कोई ऑप्शन है, I डिवाइड बाई 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मोर ओवर सही है ना, मॉडरेट कह सकता हूँ, है ना, इतना भी टफ नहीं है इसको, है ना, इजी भी है इसमें, जैसे देखो इसमें इजी सवाल आ गया आपके पास, है ना। ये आपके पास ग्राफ दिया, इसका ये तो पीवी डायग्राम है, जिसका स्लोप ज़्यादा होता है वो एडियाबेटिक होता है। अब देखिए ए और बी में स्लोप किसका ज़्यादा है, ए का स्लोप ज़्यादा है, इसका मतलब ए जो है आपका एडियाबेटिक होगा, और एडियाबेटिक का जो स्लोप होता है आपका गामा टाइम्स ऑफ पी, इसका मतलब ए तो एडियाबेटिक को रिप्रेजेंट करेगा, बी तो आपको आइसोथर्मल को रिप्रेजेंट करेगा। आइसोथर्मल का स्लोप क्या होता है, पी के बराबर, ठीक है, ये माइनस पी बोल सकते हैं, माइनस ऑफ पी माइनस पी, तो इसका मतलब ए एडियाबेटिक है,
आइसोथर्मल मतलब क्या कि पीवी की वैल्यू कांस्टेंट, ये एडियाबेटिक मतलब पीवी रेज टू पावर ये जो गामा इसके वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये क्या है, पीवी कांस्टेंट, ये तो होगा नहीं, पीवी रेज टू पावर 1 डिवाइड बाई गामा ये भी नहीं होगा, पीवी कांस्टेंट, पीवी 1.5 ये भी नहीं, इसका मतलब लास्ट ऑप्शन ये हो रहा है 1.5, पीवी रेज टू पावर 1.5 और पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, फोर्थ ऑप्शन इज राइट वन। आगे बढ़िए, तो बोलता है कि 5 ओम रेजिस्टेंस इज गिवन, वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस इज गिवन बाय इतना, फाइंड आउट, फाइंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर द करंट थ्रू इट चेंजेस फ्रॉम आई नॉट टू आई। ठीक है, इसका मतलब इसको v इक्वल्स टू वी वाला जो आपको ग्राफ दिया है इसको आप ये वाला ग्राफ बना सकते हैं, i इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ कितना 100 पाई टी, 100 पाई टी। अच्छा, i का वैल्यू अपन लिख सकते हैं, ये बोल रहा कि आधा हो जाता मतलब आई नॉट बाई टू, तो आई नॉट साइन ऑफ 100 पाई टी, तो आई से आई खत्म, 1 डिवाइड बाई पाई कितना होता है पाई बाई 6 पे, मतलब 30 डिग्री पे 100 पाई टी, पाई टी। अच्छा अच्छा, अपने पास पाई से पाई की वैल्यू कैंसिल हो चुका है, इसका मतलब टी का वैल्यू आ गया आपके पास 1 डिवाइड बाई 600, 1 डिवाइड बाई 600। अच्छा, अपने पास ओमेगा का वैल्यू ऑलरेडी 100 पाई दिया गया, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी। यहाँ से अपने पास क्या लिख सकते हैं, ओमेगा का वैल्यू अपने पास है 100 पाई, 100 पाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, तो पाई ने पाई को कैंसिल कर दिया, टी का वैल्यू आ जाएगा, टी का वैल्यू आ चुका है 2 डिवाइड बाई 100, 2 डिवाइड बाई 100, 2 डिवाइड बाई 100 आ चुका है। ठीक है, अच्छा यहाँ से अपने को हंड्रेड पाई टी, यहाँ से अपने को क्या कर सकते हैं, अच्छा यहाँ पे हमने ये सेम ही ओमेगा मान लिया, सेम ही ओमेगा यहाँ पे जूम कर लिया, इससे इतना आ गया, टी का वैल्यू 1 डिवाइड बाई 600, फाइंड टाइम रिक्वायर्ड आई नॉट टू आई नॉट, तो 1 डिवाइड बाई 600 है ना, ये तो आ चुका 1 डिवाइड बाई 600, यही तो हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया, चेक कर लेना सिर्फ आप कैलकुलेशन, ठीक है, यही आएगा आपका आंसर। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ मास m ब्रेक्स इनटू 3, अरे अच्छा, एक m मास वाला है आपका न्यूक्लियस, ये ब्रेक होता है किसमें, छोटे छोटे 3 मास में, है ना, मतलब ये जो है इसका नेट मास कितना हो जाएगा आपका, मास जो आपका इसका होने वाला, और इसमें कुछ मास का डिफेक्ट भी हुआ है, इसका मतलब ये जो सबका जो मास ये होने वाला है m माइनस सबके मास बराबर है m m m, तो m माइनस, आपको यहाँ पे क्या लिखोगे, एक सेकेंड, इसको अपन, अच्छा कुछ यहाँ पे आपको डेल्टा मास डिफेक्ट, अरे आजा, ये तो पेन नहीं चलता है मेरा, यहाँ कुछ डेल्टा एम वी है, इसका मतलब ये जो सबके मास अगर बराबर है, सबके मास अगर बराबर है तो टोटल m माइनस 3m अपन लिख सकते हैं, m माइनस 3m, नहीं डेल्टा m ही घटा नहीं इसमें से, ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं। चेक मी वंस, हेलो माइक चेक, ठीक है, कोई बात नहीं, ये बोल रहा है कि डेल्टा m का डिफेक्ट हो, इसका मतलब m माइनस डेल्टा m इसका मास रहा होगा, और सबके मास जो है बराबर है, तो एक इंडिविजुअल का मास कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 से, इसका मतलब ये जो डेल्टा डिफेक्ट जो मास आया था, मतलब डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर आप इसको लिख सकते हो, है ना, 3, एक की एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m की वैल्यू एक क्या कितना है, m माइनस डेल्टा m डिवाइड बाई 3, m इंटू वी का स्क्वायर, अपने को यहाँ पे स्पीड कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 3
3 से 3 ये ख़त्म हो चुका है ना, ये यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा, मतलब 2 डेल्टा एम सी स्क्वायर डिवाइड बाय एम माइनस डेल्टा एम, इसका स्क्वायर रूट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा v। तो c बाहर आ चुका है, तो 2 डेल्टा एम डिवाइड बाई एम माइनस डेल्टा एम, 2 डेल्टा एम माइनस डेल्टा एम, ये ऑप्शन आपका आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। वर्नियर कैलिपर्स इतना 49 mm स्केल डिविजन्स आर इक्वल 50 वर्नियर स्केल डिविजन्स। ठीक है, इतना डिविजन्स बराबर है। इफ़ वन मैन स्केल डिविजन्स इज 0.5 mm देन द वर्नियर कांस्टेंट, वर्नियर कांस्टेंट मतलब वो लिस्ट काउंट की बात कर रहा है शायद, हाँ लिस्ट काउंट की बात कर रहा है। तो यहाँ से अपन कर सकते हैं ना, आपका बोल रहा है कि 49 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 50 मैन स्केल डिवीजन है MSD। तो 1 VSD की वैल्यू अपने पास आ गया कितना, या इसको 1 VSD की वैल्यू आज 50 डिवाइड बाय 49 क्या लिख सकते हैं, MSD लिख सकते हैं। ये तो बोल रहा है, नहीं उल्टा बोल रहा है, 49 MSD है, मैन स्केल डिवीजन है, उल्टो छे भाई, उल्टो है। ठीक है, इसको थोड़ा हटा दें। क्या सर, क्या गुंडा बनोगे आप। ठीक है, तो अपन ये क्या करेंगे, ठीक है ना, ये 49 MSD इक्वल्स टू 50 VSD। 1 VSD का वैल्यू आप निकाल लो, 49 डिवाइड बाई 50, 49 डिवाइड बाई 50 MSD। तो अपने को लिस्ट काउंट की वैल्यू आता है 1 MSD माइनस 1 VSD। तो आप ये कर लो, यहाँ क्या हो जाएगा 1 MSD माइनस 49 MSD डिवाइड बाई 50। ठीक है, तो इसका मतलब MSD डिवाइड बाई 50 आ चुका है, और MSD का वैल्यू 0.5 mm दिया गया है, 0.5 mm दिया गया, तो 0.5 डिवाइड बाई 50, हाँ 1 मैन इसके लिए 0.5 डिवाइड बाई 50, हाँ 0.5 डिवाइड बाई 50 कर लो, इसको उड़ा दो, तो 5 से 100 गया, मतलब 0.01, करेक्ट। लेट्स मूव अहेड। अच्छा, ये इतना जूल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस इज इन टाइम टी नॉट, फाइंड द टोटल मोमेंटम इम्पार्टेड ऑन द सरफेस इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब। सरफेस कंप्लीट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अपने को पता है कि मोमेंटम की वैल्यू P इक्वल टू होता है E डिवाइड बाई C, E डिवाइड बाई, सॉरी ये अपने पास ये जस्ट वेट, हाँ अपने को एनर्जी दिया ना, अच्छा एनर्जी दिया है, तो एनर्जी दिया तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे P इक्वल्स टू E डिवाइड बाई C, E डिवाइड बाई C। E का वैल्यू 6 × 10⁵ दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो कोई आपको जो है ना ये सब मीडियम कुछ नहीं बोला, इसका मतलब वैक्यूम में ले लेंगे, उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸, बस इसको कट पीट करो थोड़ा सा, 10⁻⁻3। तो अपने पास आ चुका है ये 3 × 10⁻2 × 10⁻⁻3, 2 × 10⁻⁻3। ठीक है, ये आ चुका है, हो गया। चलिए आगे बढ़ेगा, हाँ बढ़ जाओ आगे बढ़ जाओ। अब क्या बोल रहा है ये, पार्टिकुलरली प्लेस्ड ऑन द अपवर्ड पैराबोलिक कर्व इतना, द कोहेरेंस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम हाइट अबव द एक्स एक्सिस सो दैट इट डज नॉट स्लिप। ठीक है, तो इसको अपन करेंगे, आइडिया इज दैट कि ये ऊपर चल रहा है, यहाँ से स्लिप नहीं हो रहा है, यहाँ स्लिप नहीं हो रहा है, इसका मतलब इधर ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स जस्ट सफिशिएंट है इसको जो होल्ड करके रखने के लिए। तो ठीक है ना, अपने यहाँ पे अपने पास निकाल सकते हैं क्या, ये हाइट आपको निकालना, ये हाइट h की वैल्यू निकालनी, अपने पास y दिया है, इसका अपन dy/dx अगर अपन करते हैं, dy/dx इक्वल्स टू 2x/4, और dy/dx होता है tan थीटा इक्वल्स टू x/4, tan थीटा होता है म्यू के बराबर, म्यू का वैल्यू अपने को दिया है 0.5, तो 0.5 मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। देखो x का वैल्यू 2 आ चुका है, आप y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अपन क्या कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, y का वैल्यू क्या आ चुका है आपके पास, हाँ 0.5, एक बार रीचेक कर लीजिए, ये 2 हो चुका है, 0.5 ये 1 आ जाएगा ना, ये 1 आ चुका है। यहाँ dy/dx की वैल्यू 0.5 रखेंगे, 0.5 इंटू ये 2 से तो कट हो चुका है, 2 से ही मल्टीप्लाई होगा ना ये, तो ये 1 आएगा रे, 1 आएगा रे,
कैलकुलेशन मिस्टेक। तो ये क्या करो, आप 1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो 1/4 मीटर, 1/4 मीटर। कोई ऑप्शन है कि 1/4 मीटर? ये ऑप्शन बहुत ही आ रहा है, देख रहे हो यार, बहुत ये ऑप्शन आ रहे हैं। ए पैराबोलाइड प्लेस 45 डिग्री ईच अदर अनपोलराइज्ड आई इंटेंसिटी, यहाँ से आई नॉट आ रहा है, इसका मतलब इधर से तो I0/2 आ जाएगा इसमें। फिर इसमें जो आपको फाइनली जो निकलने वाला लाइट क्या, I0/2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो I0/2 cos 45 डिग्री 1/√2 उसका स्क्वायर कर दो तो मतलब I0/4। ये ऑप्शन है जगह 3 ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, वेक्टर ऑफ हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू दैट ऑफ इतना। अच्छा मैग्नीट्यूड इतना है, कोई वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कितना 5 के बराबर, तो मान लेते हैं बी वेक्टर है, बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 5, इसमें डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। पैरेलल टू द वेक्टर इतना, पैरेलल इसके हैं तो इसका मतलब इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाय इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो यूनिट वेक्टर बन जाता है 5, 5 से खत्म। इसका मतलब ये आपका जो वेक्टर बन गया 3i कैप प्लस 4j कैप, 4j कैप, ये वेक्टर बन चुका है बी वेक्टर। ठीक है, इसमें बोला कि इफ 3 and x आर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, तो 3 एक तो हो गया i वाला कंपोनेंट, 4 हो जाएगा x वाला j वाला y वाला कंपोनेंट। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या बोलता है, मास कैन बी एक्सप्रेस इतना वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एच इज, ये थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है सवाल अपने को, फिर भी देखते हैं। अच्छा स्पीड ऑफ लाइट को अपन लिखते हैं, स्पीड उसका तो यूनिट हो जाएगा LT-1, LT-1। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को आप क्या लिखते हैं, जी की वैल्यू लिखते हो आप nm² डिवाइड बाय kg स्क्वायर। इसका आप ये डायमेंशन इसका आप लिखेंगे तो MLT-2, और यहाँ पे m का स्क्वायर मतलब l तो एक ऑलरेडी है, यहाँ पे l का क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे kg स्क्वायर है ना, मतलब कि m स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ से आपका m⁻⁻1 L³ T⁻⁻2 ये आ चुका है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट m g आ गया। h है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट मतलब होता है E = h × न्यू। ठीक है, h × न्यू मतलब टाइम, तो इसको अपन लिख सकते हैं एनर्जी का mL² T-2 और h डिवाइड बाई t, ये कर लेते हैं कितना mL² T = h। बस यहाँ पे आप सब चीज़ रखना पड़ेगा आपको, m0 L0 यहाँ पर T0 है, यहाँ पे क्या c का पावर मतलब LT-1 का पावर कुछ क्या है यहाँ पे p, और g है अपने पास ये m-1 L³ T-2, इसका पावर है -1/2। ठीक है, ओके, h का पावर है अपने पास mL² T का पावर ये 1/2। ठीक हो गया ना अपने पास। अब सारे पावर को कंपेयर कर लो, ये अपने पास p का वैल्यू आ जाएगा। ये अगर इसका पावर 0 है, सॉरी m तो यहाँ पे है ना, m1 है, 1 है यहाँ पे m का कुछ नहीं है, m का वैल्यू यहाँ पे -+1/2 +1/2 0, इससे नहीं होगा, मतलब इसका पावर कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे पावर 0 है, 0 = L का पावर 0 है, यहाँ पे L का पावर कितना है 1 है, तो 1 को p से मल्टीप्लाई कर दिया तो p, और यहाँ से L का पावर कितना है 3, तो मतलब -3/2, यहाँ पे पावर कितना है L का स्क्वायर मतलब 2/2 मतलब वो 1, ये से 1 ख़त्म हो चुका है। तो p का वैल्यू 3/2 आना चाहिए। एक मैं चेक कर लेता हूँ, L का पावर -3/2 + 1। अच्छा यहाँ पे L का पावर 0 है ना, इधर इस साइड तो 0 ही है ना, 0, इसका मतलब यहाँ पे 0 = p - 1/2, तो p का वैल्यू आपके पास 0.5 आ गया, 0.5। सिर्फ इसके पावर कंपेयर करने थे। ठीक है ना, इसके पावर कंपेयर करते हैं, ऐसे सवाल अपन करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन में। ठीक है, बहुत प्रैक्टिस करना है। पार्टिकुलर मास 1/6 ऑफ द मास ऑफ द रेडियस ऑफ द 1/3 ऑफ द मास, इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज इतना, देन द एस्केप स्पीड ऑफ द प्लैनेट शैल बी। अच्छा बोलता है ऐसा प्लैनेट है जिस प्लैनेट का जो मास 1/6 ऑफ अर्थ ऑफ मास है और उसकी रेडियस भी 1/3 है अर्थ के रेडियस से, तो वहाँ पे बोलता है कि वहाँ से अगर कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी स्पीड कितनी होगी। बस सिंपल से करेंगे ना अपने। इसके वेलोसिटी क्या है अर्थ सरफेस पे, क्या लिखते हैं √अंडर भैया
2gm/r लिखते हैं, 2gm/r। अब इसकी वैल्यू आपको दिया गया है कितना, 11.2, ठीक है। फिर जाके उस प्लानट पे लिख लो नया वाला वी न्यू, क्या लिखेंगे, √2 ऑफ जी, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसके वैल्यू सेम ही रहेंगे, मतलब मास का वैल्यू 1/6 हो चुका है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें 1/3 रेडियस भी हो जाता है, r/3, तो 3 ऊपर जा चुका है, तो इसका मतलब यहाँ से अपन तो 3/2, तो यहाँ से आप देखोगे कि 2gm/r तो ऊपर में है, /√2 है, तो 2gm/r का वैल्यू कितना होता है, 11.2 √2 करेंगे तो 1.4 से इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर लूँ मल्टीप्लाई में, सर चीटिंग नहीं, एक मैं कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, ये तो टाइम लगेगा इसमें, क्यों टाइम को बर्बाद करना। आजा 11.2 /√2, 7.91 आ रहा है, तो ये बोलता है नियरेस्ट इंटीजर 7.91, मतलब नियरेस्ट इंटीजर आप यहाँ पे 8 पुट कर दो, ठीक है, हो गया भाई। एन इलेक्ट्रॉन फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब एन की वैल्यू कितनी, 6, achieve atoms and moves to first excited state n equals to 2, number of possible spectral lines, ये अपने पास जनरल फॉर्मूला बताया था ना आपको, क्या, n2 minus n1 प्लस 1, दोनों माइनस माइनस होता है +1/2, किससे आ रहा है, 6 से, 6 - 2, क्या लिखेंगे, 6 - 2 + 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, 4 × 7 में से तो हो गया 5/2, मतलब 2, क्या आ जाएगा, 10 आंसर, खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर लूप ऑफ 1 मीटर कैरिंग करंट 5 एम्पियर एस ऑन इन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज, सेंटर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अपने को पता है, जनरल फॉर्मूला है, यहाँ सेंटर पे ये आपको, तो इसका मतलब ये स्क्वायर है, तो इसका मतलब यह 45 डिग्री एंगल यहाँ बना रहा है, 45 डिग्री एंगल यहाँ बना रहा है। इसमें 4 वायर अलग अलग कंसीडर कर लो, 4 फाइनाइट लेंथ वाले वायर, इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, μ0 I/4 पाई, डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये ए ले लेते हैं, क्या लिखते हैं अपना, साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2, ये कर लेते हैं। अच्छा, ये तो हो गया, सब की वजह से मैग्नेटिक इधर की ओर करंट जा रहा है, इसका मतलब ये इस वाले पॉइंट पे फील्ड निकालना है, इसका मतलब करंट ऊपर की ओर जा रहा है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो आपको इस वाले पॉइंट पे फील्ड ढूंढना है, तो इसका मतलब इधर की ओर, मतलब बाहर की ओर जा रहा है, सबकी वजह से बाहर की ओर आ रहा है फील्ड, है ना, आउटसाइड, है ना, ये इस वाले पॉइंट पे आउटसाइड, इस वाले आउटसाइड, सारे पॉइंट पे आउटसाइड आ रहा है ना, बी इज नेट आउटसाइड, इसका मतलब सबका डायरेक्शन सेम है भैया, यदि सबका डायरेक्शन सेम है तो सबको ऐड कर दो, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या लिखोगे आप, 4 × μ0/4 पाई की वैल्यू लिख लो -10⁻⁷, आई का वैल्यू आपके पास 10 एम्पियर, ए मतलब क्या है, यहाँ से इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस, मतलब क्या, ए मतलब आधा हो जाएगा नहीं, सेंटर से यहाँ तक आप आ रहे हो, तो मतलब 1/2 यहाँ पा चुका है, ठीक है। साइन ऑफ यहाँ से 45 डिग्री, यहाँ से 45 डिग्री, मतलब 2/√2, 1/√2 + 1/√2, ठीक है। इसको आप ऊपर भेज दो, ऊपर भेज देंगे, ऊपर, अच्छा √2 के टर्म में है ना, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो मतलब 16/√2 × 10⁻⁻5, ठीक है, 16, और नहीं यहाँ पे 5 भी तो है भाई, 5 भी तो है, सेंटीमीटर वगैरह में थोड़ा सा आपको, हाँ यहाँ पर अपन ये ऐसा कर लेते हैं ना, ये 80 आ गया, 80/√2, मतलब 88/√2, 10⁻⁻⁴, हाँ, कुछ ये, अब इसको ऊपर नीचे रेशनलाइज करना पड़ेगा अपने को। लेट मी चेक वंस कैलकुलेशंस, 4 μ0/4 पाई, आपको तो बस कैलकुलेशन, क्या सर आप पूरा गंदा कर दिए हो सर, कसम से कैलकुलेशन तो सही से करो। ठीक सर, फिर से कर लेते हैं कैलकुलेशन, कोई बात नहीं। अब देखते, 4 तो है ही, μ0/4 पाई, μ0/4 पाई मतलब 10⁻⁻7, आई का वैल्यू 5 डिवाइड बाय ए का वैल्यू, ए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस परपेंडिकुलर 1/2, ऊपर चला जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
2 डिवाइड बाय √2, 2 डिवाइड बाय √2। तो आपका यहाँ आ चुका है 5 दूनी 10, यहाँ पे 8 आ चुका है। 8 इंटू 10⁻⁻6, इसको अपन मल्टीप्लाई कर दिया, 10 आ गया तो 10⁻⁻6, 8 डिवाइड बाई √2, 8 डिवाइड बाई √2। तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो √2 से मतलब 4√2 आ जाएगा। 2 से ऊपर कट चुका हुआ 10⁻⁻6, इतना आ चुका है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे 4 ही आंसर आपको ऐसा है, इसको मार्क करना पड़ेगा। -7 कर देते 0.4 आ जाएगा, 0.4 √2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, ये आ जाएगा 0.4। 0.4 क्यों होगा पता नहीं इसमें। अरे रे सही है, सही है, सही है, सही 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 सही। ठीक है, ठीक है, यही आएगा है ना, कोई बात, अपन कैलकुलेशन चेक कर चुके हैं। अच्छा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल m and q around the positively charged infinite charges on infinite time period of the particle। टाइम पीरियड इतना दिया गया है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से अपने को टाइम पीरियड क्या लिखते हैं, टाइम पीरियड 2πr/v करते हैं ना, यही करते हैं ना, 2πr/v, 2πr/v करते हैं। v आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आप इस वाले पॉइंट पे इधर की ओर फोर्स लग रहा होगा कितना, और यहाँ पे इधर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, तो इसका मतलब Q इंटू ई इक्वल्स टू mv²/r कर लो, m इंटू v²/r कर लेते हैं। ठीक है, Q तो है ही। अब यहाँ पे गॉस लॉ यूज करके आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। कितना होता है ये तो अपने को कैलकुलेट किए थे ना, क्या होता है, लैम्डा डिवाइड बाय 2πε0 r है ना, ये mv²/r, r ने r को हटाया तो क्या बचा अपने पास, ये बच जाएगा अपने पास लैम्डा q डिवाइड बाय 2πε0 m इंटू वी, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको 2π r की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर r का टर्म है, r रहने देते हैं, यहाँ पे r रहने देते हैं, डिवाइड बाय ये v आ चुका है कितना, लैम्डा क्यूब डिवाइड बाय, यहाँ पर ऊपर चला जाएगा ये 2πε0 इंटू एम, 2πε0 इंटू एम। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बस, कुछ नहीं। तो इसको सब अंदर ले लो, रूट के अंदर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से 2 मतलब 4π², यहाँ पर r² ऊपर अंदर की ओर चला जाएगा, r² अंदर की ओर चला गया, r² अंदर की ओर चला गया, और ε0 m डिवाइड बाय, अच्छा रूट में ये लैम्डा क्यू, इसको मिटा दो, ये आ गया आपके पास लैम्डा इंटू क्यूब। अब इसको कंपेयर करना है, x π/q ε0, अच्छा पाई यहाँ 2 है ना, π³ आ जाएगा रे, π³ ऑलरेडी यहाँ पाई है, π³ आ जाएगा। तो x π³ ε0 r²m, मतलब ये x की वैल्यू ढूंढनी है तो 4 आ गया आपका, 4 आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, सिंपल पेंडुलम लेंथ 4 मीटर लोकेटेड हाइट r अबव द सरफेस ऑफ देन द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। अच्छा, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड तो अपने पास आता है ना, ये क्या होता है, ये तो आसान है, 2π√L/g। अब देखिए कहाँ पर रखा है, हाइट r अबव द सरफेस, इसका मतलब ऊपर में रखे, मतलब g का वैल्यू तो ओरिजिनल g नहीं रहेगा जो सरफेस पे है, यहाँ g डैश हो जाएंगे, तो g डैश की वैल्यू अपन कैलकुलेट करना आता है, क्या लिखते हैं, g डिवाइड बाय 1 + h/r का होल स्क्वायर। तो g 1 + r डिवाइड बाय r, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, मतलब g/4, ये वाला वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 2π√L का वैल्यू 4 और इसका वैल्यू g/4, मतलब g का वैल्यू कुछ दिया है क्या अपने को, g का वैल्यू नहीं दिया है, चलो g का वैल्यू g ही रखते हैं, यहाँ पे 4 ले लेते हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो चुका 2π√16, g का वैल्यू अगर 10 लेंगे तो 1.6 आ जाएगा,
ये बोल रहा है इसका टाइम पीरियड किसके बराबर है, यहाँ पे रूट होना चाहिए, रूट। हाँ तो इसका किसके बराबर है टाइम पीरियड, 2π√8/x के। तो x की वैल्यू बताना अपने को 2π, इसका स्क्वायर रूट खत्म 1.68 डिवाइड बाई x। तो x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 8 डिवाइड 1.6, 16×5 = 5, इसका वैल्यू 5 आ चुका है। खत्म, मार दो, टिक कर दो, भागो आगे, है ना। ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। दिस वन इज द लास्ट वन क्वेश्चन, आई टेक, ठीक है। पढ़ लेते हैं। द two identical charge particles connected with a light thread with common points as shown. After putting arrangement in liquid, the angular separation between the two blocks does not change. ठीक है, जो भी separation पहले था वही रहता है। If the relative density of the particles is 1.4, that of liquid is 0.7, the dielectric constant। अच्छा, जैसे लिक्विड में डाले उसके कुछ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होएगा, ठीक है। तो अपन देख लो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इधर की ओर आपका एक फोर्स लग रहा होगा F, ठीक है। लेट्स से इसके बीच में डिस्टेंस कुछ है 2r डिस्टेंस है, तो यहाँ पे आपका नीचे में mg लग रहा होगा, नीचे में mg लग रहा था। अपन यहाँ पे लिखेंगे इधर की ओर टेंशन लग रहा होगा, टेंशन यहाँ पर अगर आप इसको बैलेंस करो तो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है। तो इसका मतलब t cos थीटा, यहाँ से अपन लिखेंगे t cos थीटा इक्वल्स टू mg। mg ऊपर में लिख लेते हैं, यहाँ पे आपका fe लग रहा होगा, fe की वैल्यू fe लेते हैं ना, टी साइन थीटा इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 4r स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गया आपके पास के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 4r स्क्वायर इंटू जी, 4r स्क्वायर इंटू जी। यहाँ पे के का वैल्यू कितना है 1/4πε0, ठीक है। अभी जिससे इसको पानी में रखेंगे, तो फोर्स तो आपको इधर की ओर ये लगेंगे। अब यहाँ पे के का वैल्यू चेंज हो जाएगा क्योंकि मीडियम आ गया है, तो यहाँ पे के डिवाइड बाय के का वैल्यू के डिवाइड समथिंग एक्स हो जाएगा, जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, के बाय एक्स। क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 4r स्क्वायर। टेंशन तो इधर की ओर लगाइए, है ना, ये थीटा है, तो इधर टेंशन टी है, तो यहाँ पर टी कॉस थीटा। नीचे की ओर है अपने पास mg। अच्छा, ऊपर की तरफ बॉइंट फोर्स भी है क्योंकि पानी में रखे हैं, लिक्विड में रखे हैं, तो एफ बी ऊपर की तरफ, इधर की ओर टी साइन थीटा। अब फिर से यहाँ पर लिखेंगे इक्विलिब्रियम अगर है, क्या लिखेंगे, टी साइन थीटा इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट x इंटू 4r स्क्वायर, ठीक है, 4r स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ से ये भी लिख लेते हैं t cos थीटा प्लस एफ बी इक्वल्स टू क्या है mg। यहाँ से अपन t cos थीटा का वैल्यू लिखेंगे, t cos थीटा इक्वल्स टू mg माइनस एफ बी, फिर से इसको डिवाइड कर लो आप, tan थीटा का वैल्यू आपके पास आ चुका है के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स इंटू 4r स्क्वायर। यहाँ पे क्या है mg माइनस एफ बी, यहाँ पे इक्वेशन ये 2 आ चुका है, यहाँ पे इक्वेशन क्या आया आपके पास 1 आ गया। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू है, टेन थीटा की वैल्यू तो सेम ही रहती है, इसका मतलब यहाँ पे बराबर कर दो, सेम ही रहती नहीं है, ऐसा बोला कि सेम है इसका। के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4r स्क्वायर जी, यहाँ पे आपके पास भी आया के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 4r स्क्वायर एक्स इंटू mg माइनस ऑफ एफ बी। तो के क्यू स्क्वायर 4r स्क्वायर खत्म, यहाँ से आपके पास g आया है ना, तो इसका मतलब g इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू लिख लेते हैं x इंटू। अच्छा, इसको अपन लिख सकते हैं सिग्मा, मतलब इसका जो डेंसिटी होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ दिस ब्लॉक, सिग्मा लिख लेते हैं वी जी। फिर ये इतना तो पूरा डूबा हुआ ब्लॉक है, तो इसका मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड v इंटू जी। जी मतलब 10 है, 10 का वैल्यू यहाँ से खत्म कर दो, 1 इक्वल्स टू क्या बचा आपके पास, सिग्मा आपका पार्टिकल्स का 1.4 दिया है, माइनस ऑफ, हाँ यहाँ से आपके पास के क्यू स्क्वायर बाय 4, यहाँ पे m भी तो होगा, m के क्यू स्क्वायर बाय
इसको आपने डिवाइड जो किया था एम भी तो होगा यहाँ पे, एम को तो अपन भूल ही गए, हाँ, सिग्मा इंटू वी इधर भी होगा, है ना। तो यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू कितना है 1.4, यहाँ पर पुट कर दो। यहाँ पर फिर जाकर रो की वैल्यू लिक्विड की दिया गया 0.7 वी, यहाँ पर भी वी है, वी से वी को ख़त्म, यहाँ पर और x का मल्टीप्लिकेशन इधर है ही, x का मल्टीप्लिकेशन मतलब 1.4 इक्वल्स टू एक्स इंटू 0.7, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2, x की वैल्यू 2 आ गई, है ना। तो x की वैल्यू 2 आ गया, यहाँ पे x की वैल्यू आप 2 पुट कर दो, बस ये हो चुका आपका आंसर। ठीक है, ये था आपका पूरा होल डिस्कशन ऑल अबाउट द जेईई मेन इवनिंग शिफ्ट ऑफ 30th जैन। ठीक है, होप कि आप इसको देख के जाएं और बहुत अच्छा करें। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं थोड़ा कैलकुलेटिव था पोर्शन, है ना, ऐसा नहीं कह सकते पूरा डिट्टो फार्मूला पुडिंग था, है ना। कुछ सवाल ऐसे थे जिसमें लिटरली है ना अपने को थोड़ा सा 2-3 इक्वेशन सॉल्व करने पड़े, लेकिन आया उसका आंसर। ठीक है, होप सो आपने इसको एंजॉय किया होगा। तो मचाते रहिए और पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे तरीके से आप एग्जाम दीजिए, जिसका अपकमिंग एग्जामिनेशन है 1 Feb को या 31 जैन को तो हो ही गया होगा जब तक ये वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मचाते रहिए, ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। ओके।